नमस्कार, स्वागत है आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे एसआईआर पर सियासी तकरार को लेकर। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे चुनाव आयोग की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे मतदाताओं को डराने और उनके अधिकारों पर चोट करने की एक कोशिश करार दे रही है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण है या फिर इसके पीछे सियासी रणनीति भी छिपी है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन चुनावी सियासत पूरी तरह गर्म हो चुकी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, जिसके तहत मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। उनका कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट रखना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। एक सामान्य प्रक्रिया है भारत का, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, तो वो हर कुछ सालों के बाद जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उस सूची का शुद्धिकरण करता है, उसका पुनरीक्षण करता है, बार बार करता है। जो वोट नहीं है, जो गलत वोट बन गए हैं, वो वोट बाहर होते हैं, या जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, या कुछ बच्चों की शादी होके कहीं दूसरी जगह विवाह हो गया, चले गए, कोई अपने दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, किसी अन्य शहर में बस गए, तो उनका अपना वहाँ पर वोट बन गया है। तो यहाँ की मतदाता सूची वो शोधित होगी, वो शुद्धिकरण उसका हो रहा है, इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं। वहीं कांग्रेस इस प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस भेजकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का मतदान अधिकार प्रभावित न हो। कांग्रेस का दावा है 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तरीके से 19 लाख से ज्यादा जो वोटर्स के नाम आ रहे हैं, जिन्हें सरकार एक तरीके से चुनाव आयोग सरकार के साथ गठबंधन करके आपने देखा कि उनको डराने का कार्य कर रहा है कि नोटिस जारी किया है, सही जवाब नहीं मिला तो जेल जाएंगे। ये क्या है? ये वोटर्स पे बेसिकली दबाव बनाने की एक रणनीति है। इसी क्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, चाहे वो बीएलएज हो, हमारे जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, सबको ये और सारे कार्यकर्ताओं को इससे ये निवेदन किया है कि एक एक जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाता के, किसी भी मतदाता के मत के अधिकार का जो है हनन नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आप कमर कस के तैयार रहिए। तो सवाल यही है, क्या एसआईआर केवल मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रशासनिक प्रक्रिया है, या फिर यह चुनाव से पहले सियासी संघर्ष का नया मोर्चा बन चुका है? भारतीय जनता पार्टी इसे लोकतंत्र की मजबूती बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे मताधिकार का खतरा मान रही है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग पर है, वह पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल चुनाव नहीं, बल्कि हर पात्र मतदाता का सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो एसआईआर का ये मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल, इससे पहले बिहार में भी जब चुनाव, इससे पहले एक बड़ा मुद्दा बना रहा और इसकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। जाहिर तौर पर ये बात तो सही है कि सत्यापन होना चाहिए वोटर्स का, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक खेल भी हो रहे हैं? क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं आखिर वो कितने वाजिब है?
और क्या एक तरह का दबाव है वोटर्स के ऊपर भी अपने आप को सत्यापित करने को लेकर, क्या एक तरह के भय का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और किस तरह के असमंजस की स्थिति है समझने की कोशिश करेंगे। हनी पाठक बीजेपी से हमारे साथ, नितिन जैन कांग्रेस से, संजय झा वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हनी पाठक जी, आपसे शुरू करेंगे। ये एसआईआर की प्रक्रिया तो जाहिर तौर पर देखिए सही बात है कि तमाम जितने भी जो वोटर्स है वो सत्यापित होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में तमाम तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही है, एक तरह के जो वोटर्स है उनमें भय का माहौल बनाया जा रहा है, और जिस तरह से सत्यापन हो रहा है उसमें गफलत की जा रही है, और एक जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है कि कई वोटर्स के नाम जो है गलत तरीके से काट दिए गए। ये आरोप सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, तमाम अलग अलग राज्यों में लगता रहा है, और कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है कि जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इतने सारे वोटर्स हैं, उनको नोटिफाई करने की जद्दोजहद में क्या ऐसा हो रहा है कि वोटर्स के नाम छूट रहे? क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में कई ऐसे वाजिब वोटर्स भी है जो छूट सकते हैं या फिर छूट गए? देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट एसआईआर एक वो प्रक्रिया है जिसके तहत हम जहां पर रह रहे हैं, 2003 से जहां हम वोट डाल रहे हैं, हम अपने वोट को सिर्फ एक ही राज्य में लागू करवा रहे हैं, एक ही राज्य में अपना वोट दे रहे हैं। इन सब चीजों की शुद्धिकरण को एसआईआर बोला जाता है, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट। उससे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष को दिक्कत क्या हो रही है। फर्जी वोट, इनको किस चीज की दिक्कत है मैं बताती हूँ। इनके जो अभी तक फर्जी वोट पड़ रहे थे उससे ये बुरी तरीके से परेशान हो रखे हैं, इसलिए एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि कोई एक चीज ये क्यों नहीं बता रहे हैं जो कि इनको इस चीज में दिक्कत लगी हो। अगर कांग्रेस से जब इतिहास पूछा जाए, तथ्य पूछा जाए, तो उनके पास उसके पास जवाब देने को होता नहीं है। पहली बार तो है नहीं कि एसआईआर लागू किया गया है। 1952 में भी पहला गहन पुनरीक्षण किया गया था, 1957 में दूसरा किया गया था, 1961 में तीसरा किया गया था, और 1965 और 1996 में भी पुनरीक्षण हुआ था, 1983 से 84 में भी हुआ था, 1987 से 89 में हुआ था, 1992 में भी हुआ था, 95 में भी हुआ था। तब एसआईआर में क्या भिन्नता थी जो आपकी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट में इनको भिन्नता नजर आ रही है? हाँ, पर इसका इस प्रक्रिया का इस तरह से राजनीतिकरण नहीं हुआ था। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ लोग डेमोग्राफी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ था एसआईआर को लेकर। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? क्योंकि देखिए, एक और चीज है कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के भी ऐसे नौजवान हैं जो बाहर जाके नौकरी करते हैं और शायद उनके लिए संभव नहीं है कि वापस आके अपने आप को इंटीग्रेट कर सके एसआईआर के इस पुनरीक्षण में। तो ऐसे में उनके लिए क्या विकल्प बच जाता है, और क्या उन तक ये जानकारी पहुंचती भी है? मैं बताती हूँ। BLA1, BLA2 एक पार्टी संगठन और एक सरकारी संगठन, ये पूरी तरीके से एक सरकारी प्रक्रिया, वो पूरी तरीके से घर घर जा रहे हैं। और वो पेरेंट, अगर बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं तो पेरेंट से, आजकल देखिए डिजिटल इंडिया का जमाना है, पूरा व्हाट्सएप के थ्रू, फैक्स के थ्रू सभी डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे हैं, उनसे बात करी जा रही है, और अपनी सूची में को देखा जा रहा है, हर वार्ड के, हर बूथ के, हर मंडल के, हर विधानसभा के, पूरे अंदर तक के लोगों का पूरी तरीके से पुनरीक्षण का अभियान चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां आना आवश्यक है। आपको व्हाट्सएप के द्वारा, फैक्स के द्वारा, मेल के द्वारा पूरी सुविधाएं उत्पन्न कराई जा रही हैं। और 17 तारीख के बाद जिनका नाम अब तक रहा है यहाँ पर, और अब अचानक से उसमें नहीं दिख रही है लिस्ट में, 2003 के हिसाब से कभी कहीं कोई जॉब में गया होता है, कभी कहीं बाहर गया हुआ था जॉब के लिए। 2003 में अगर यहाँ वोट, किसी भी राज्य में वोट नहीं डाला होता है, नाम कटा हुआ दिखता है, तो उसके लिए 17 के बाद फिर से नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जनता के बीच किसी तरह के असमंजस है, भय की स्थिति नहीं? बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं है। आप देखिए, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं अभिषेक जी, और आज अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, मैं बाहर की नहीं, उत्तराखंड की बात करूं, तो आप ही के घर में स्पेशल 6 से 7 बार BLA आ रही है, BLO आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। आज भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चलिए, आज मेरे सामने ये पड़ा है पेपर, ये देखिए, एक डॉक्यूमेंट में कमी आई, वो घर में देकर गए और बोले मैम इसको फिल करके वापस पहुंचाइएगा।
तो आप बताइए ना, ये चौथी बार मेरे घर आए हैं, हम्म। तो ये बार बार आ रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कराइए, अगर आप फर्जी नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करिए। अभी आपने एक सवाल पूछा था अभिषेक जी, घुसपैठिए का नाम पहले नहीं दिया गया, इसका नाम पहले नहीं दिया गया। तो 70 साल तक कांग्रेस शासित केंद्र में था राज्य। अब आप बताइए, केंद्र में जो सरकार 70 साल तक है, उसने घुसपैठियों को पनाही देने का तो काम किया है। तो इन लोग घुसपैठियों पर तो दो शब्द बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक ये जो जीतते चले आए थे वो घुसपैठियों के कारण, वामपंथियों के कारण, इस तरीके के जिहाद चलाने वालों के कारण, एक चलिए विशेष अनिल जी, हम समुदाय से विषय मुद्दे से भटक लगाव रहे होने के हैं। खैर कारण- नितिन जैन तो जी, ये सब नितिन नहीं, जैन सवाल जी, आपने जो पूछा था अभिषेक जी, मैंने उसी का जवाब ठीक दिया है। है कि पहले वामपंथी ये शब्द वामपंथी नहीं लेफ्टिस्ट इस्तेमाल अब होते थे, ऐसा अब लग रहा है क्यों कि हो रहे आपके लिए फर्क अंतर बंद हो गया वामपंथियों के लिए, या जो भी है। खैर मैं उस पर उलझना नहीं चाहता। खैर नितिन जैन जी, मैं सीधे इस मुद्दे पे आऊंगा कि अगर वहां पे एक तय प्रक्रिया चल रही है एसआईआर को लेकर, तो उसमें हर्ज क्या है? वहां पे नोटिफाई किया जा रहा है, लोगों के पास जाके वहां पे जो बीएलओ है वो संपर्क कर रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं। एक गहन प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है। जो लिस्ट प्राइमरी जो लिस्ट जारी होगी और उसमें नाम नहीं आता है, तो उसके बाद भी समय दिया गया है सितंबर तक का कि आपके पास एक और मौका है अपना नाम जुड़वाने के लिए। आप अपने जो प्रपत्र हैं, आपके पास जो भी सर्टिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो प्रक्रिया है इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये अपने निजी हित को साधने के लिए जिस तरह लोगों में भ्रम फैला रही है, उनमें एक डर पैदा कर रही है उनकी नागरिकता के लिए, जो सरासर गलत है। बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि कब कब एफआईआर हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कभी भी किसी भी एफआईआर में इस तरह का भ्रम या इस तरह की शिकायतें नहीं आई है। और आज जितने लोगों का नाम करता है, ये बार बार उसको घुसपैठिया बताते हैं। हाँ तो नितिन जी, वो तो स्पष्ट कर दिया ना, वो तो स्पष्ट हो गया है कि क्या बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। वो तो स्पष्ट हो चुका है। नागरिकता का आधार क्या है? नागरिकता का आधार क्या? अभिषेक जी आधार कार्ड, यूनिक आईडी कार्ड अभिषेक जी, इसलिए बनाया बहुत गया ज्यादा है, इनकी आवाज चीजें इको हो जुड़ी चलिए मैं हैं। टीम से बोलता हूँ, देखते हैं उसी उसमें कुछ से ऑडियो इशू आ आधार रहा है। से इन्होंने पैन कार्ड जोड़ा, उसी से इनकम टैक्स जोड़ा, उसी से सेल टैक्स जोड़ा, आज उसको नागरिकता का आधार खत्म कर दिया, पासपोर्ट को इन्होंने आधार खत्म कर दिया। ये नहीं, अपनी उसमें नहीं, नागरिकता मैं- बताया मैं- कैसे साबित करेंगे? नहीं नहीं नितिन जी, हम भी वही चीज देखिए लाके इनको दे देंगे। सुनिए पहली बात वो भी एक दूसरी मुद्दा बात, है, लेकिन 27 लाख इसमें जी मैं इस पे आना चाहूंगा कि अगर एक तय प्रक्रिया है, बीएलओ वहां पे जो बीएलओ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो है पूरी तरह से बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं? आपके भी बिल्कुल बीएलओ कर रहे यहाँ हैं। पे हैं, आप भी बिल्कुल कर रहे हैं, सुनिश्चित कर सर। सकते हैं कि ये तो आपके आप भी वार्ड जानते हैं। में किन लोगों का ये नाम तो- जुड़ा, किन का नहीं जुड़ा, ये तो आप अरे खुद भी नहीं, जाके तय कर आप सकते हैं। समझिए, ये तो बिल्कुल जानते हैं। इन्होंने 4 जिलों में देहरादून और ये उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में जो नाम काटे हैं, वो सरासर आप अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? बीएलओ आपके अंडर में, संस्थाएं आपके अंडर में, मैं कह रहा हूँ सारे देशद्रोही हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तान में क्यों रखा हुआ है? पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, उत्तरांचल में गवर्नमेंट है, अगर ये 19 लाख लोग इनवैलिड है तो इनको निकालो ना हिंदुस्तान से। फिर हिंदुस्तान की सारी सेवाएं क्यों ले रहे हैं? क्यों सारे संसाधन यूज कर रहे हैं यहाँ के? भाई आप कह रहे हो ना नागरिक नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। नहीं देखिए, तो आप खाली 14 FIR जुलाई को में- ड्राफ्ट सुनिए, वोटर सुनिए। लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपके पास एक अच्छा खासा समय है जहां पे आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो वहां पर तो आपके पास भी आपके भी पार्टी कार्यकर्ता जो वार्ड और बूथ में है, वो जाके खुद कंफर्म कर सकते हैं कि सभी जो आपत्ति वोटर्स तो- हैं वो लिस्ट में जोड़े गए कि नहीं। राजनीति अपनी अभिषेक जी, जगह है, आपत्ति- पर ये जी सुनिए अभिषेक जी, आपत्ति तो हर स्टेट में दर्ज कराई है लोगों ने, लेकिन आपने देखा कि कोर्ट ने भी जवाब दे दिया, भाई इस बार कोर्ट आप नहीं दे पा रहे हो तो अगले साल दे देना। इनके प्रोसेस इतने लंबे होते हैं, सुनते कहाँ हैं? अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा दूं या बीएलओ को डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूं तो उसका नाम जुड़ता ही नहीं लिस्ट में। ये तो वन मैन शो है। अगर आपने जो लिस्ट आज जारी कर दी है 70 लाख के उसकी लोगों की, तो वो ही रहनी है। और इसीलिए सब किया जा रहा है। अगर इतना सीधा ये खेल होता है जिसके पीछे ये चल रहा है, जो ये अपने सार्वजनिक अपने निजी हित के लिए जो ड्रामा ये कर रहे हैं कि केवल और केवल हमारे ही वोटर्स वहां पे रह जाए, तो फिर कोई परेशानी आनी नहीं थी। आज तक तो कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सुनिए, और सवाल document भी क्या है? लगातार उठता रहा है। संजय झा जी लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है। संजय झा जी, बंगाल में भी चुनाव हुआ, ये कहा गया कि 27 लाख ऐसे एलिजिबल वोटर्स हो सकते थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाया, और वो भी तकनीकी कारणों से, या कह सकते हैं कि वहां पर कुछ ऐसी त्रुटियां थी या फिर प्रशासनिक तंत्र की जो एक सीमा है वो और समय सीमा जो उसके चलते वो वोट नहीं दे पाए। किस तरह से देखिए इसे? अब जो बात कह रहे हैं नितिन जैन जी, इनकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, इसके चलते जो वाजिब वोटर्स भी हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह की स्थिति बनने की आशंका है, जिसको लेकर विपक्ष अपनी चिंता जता रही है। इस प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसका कोई समाधान आपको नजर आ रहा है?
अभिषेक, ये पश्चिम बंगाल या बिहार में जो कुछ भी हो उसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की बात करते हैं। जी। उत्तराखंड में ये प्रक्रिया चल रही है और दिलचस्प ये है कि जो निर्वाचन आयोग है या हमारा निर्वाचन अधिकारी है हमारे प्रदेश के, उन्होंने सभी बूथ लेवल पे सभी दलों से कहा था कि BLA 1 जो बूथ लेवल जो विधानसभा लेवल पे है और BLA 2 जो विधानसभा जो लेवल पे है उसको आप तैनात कीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में लगभग 12,000 बूथ है, 11,700 सब कुछ। उसमें अब तक सभी दलों ने, जबकि 6 मान्यता प्राप्त दल है उत्तराखंड में, सभी दलों को मिलाकर के अभी तक सिर्फ 22,000 BLA की तैनाती की गई है। और BLA का मतलब ये है कि वो बताएंगे, वो मदद करेंगे अपने मतदाताओं को कि आपका वोट आप किस तरह से फॉर्म भरेंगे और किस तरह से इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो जब आप BLA तैनात नहीं कर रहे हैं बूथ लेवल पे, तो फिर अभी आप ये सवाल नहीं उठा पाएंगे कि मतदाता प्रक्रिया में जो SIR प्रक्रिया चल रही है उसमें तो किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है या मतदाताओं को डराने का काम हो रहा है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इतना सच है, ये सच है कि जो BLA की जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसमें जल्दबाजी हुई है। जल्दबाजी इस तरह से हुई है कि डिजिटाइजेशन का जो काम हुआ है उसमें करीब 2 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके उम्र और उनके पिता की उम्र में मात्र 15 साल का अंतर है। और लगभग 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके दादा और मतदाता की उम्र में सिर्फ 40 साल का अंतर है। तो क्या उस समय मतदाताओं ने अपना फॉर्म सही से नहीं भरा? और इस तरह कुल 19 लाख मतदाता है। तो सवाल ये है, क्या मतदाताओं ने अपना फॉर्म सही से नहीं भरा? या दूसरा सवाल ये है कि जो BLA जो राजनीतिक दलों द्वारा तैनात किया जाना था उसने सही से उनको नहीं किया। तो कमी तो तरफ से है। एक तो मतदाता सूची को तैयार करने में जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है उसमें BLO यानी बूथ लेवल जो एजेंट है उन्होंने कुछ गड़बड़ियां, कुछ जल्दबाजी की है। और BLA जो हमारे राजनीतिक दलों ने जो तैनात किया नहीं, है, पर वही बात है ना संजय झा, उन्होंने जैसे कि आपने कहा कि BLA की संख्या भी सीमित है, तो BLOs की संख्या भी उतनी कुछ कमाल की है नहीं। तो ऐसे में यह भी बात है कि मानवीय त्रुटियों का खामियाजा क्या देश का राज्य का वोटर है वो भुगतेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह के आपने कहा कि इससे पहले जब उनके दादा परदादाओं ने जब वोटर के लिए फॉर्म भरा था और पहले के तो कार्ड्स आपने देखे हैं कि उतने कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, और उसका जो वोटर लिस्ट भी था अगर आप देखेंगे उसकी प्रिंटिंग किस तरह की होती है तो वहां पे नामों की खासी खामियां हैं। अब ऐसे में ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो उसके जो आपत्तियों का निस्तारण के लिए जो टाइम दिया गया है 1 महीने का, इसलिए दिया गया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो उसको अपना वेरीफाई करवाइए और उसके बाद जिलाधिकारी लेवल पे, मंडल लेवल पे सुनवाई की भी प्रक्रिया, सुनवाई का वहाँ प्रावधान है। तो अभी आप ये नहीं कर सकते थे कि मतदाताओं को डराने का काम चल रहा है, बल्कि हाँ ये है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसमें थोड़ा जो है सभी पक्षों को। पर संजय जी, ये जो वोटर आईडी को नागरिकता से जोड़ दिया जाता है, घुसपैठियों से जोड़ दिया जाता है, इस तरह की शब्दावली का जब नेताओं के द्वारा इस्तेमाल होता है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या एक असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश नहीं हो रही? देखिए, ये तो अगर सरकार कोई नियम लागू कर रही है तो उसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। और जो घुसपैठियों का अगर कोई घुसपैठिए हैं तो उनको तो छोड़ना ही चाहिए, उनको तो जाना ही चाहिए। आप कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि कितने लोगों को गलत नोटिस दिया गया है। अगर नोटिस गलत दिया गया है तो उस पर सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये अनुमान लगाकर कह देना कि घुसपैठियों की आड़ में सही मतदाताओं को हटाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी हो रही है। चलिए ठीक है, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हनी पाठक जी, एक चीज है, दूसरे राज्यों में भी जब हुआ SIR तो वहाँ पे घुसपैठियों की काफ़ी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा, जैसे कि बात तो सही है, अगर विपक्ष कह रहा है कि वहाँ पे इस तरह के आंकड़े हैं जहाँ पे जो वाजिब लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं तो उन्हें भी आंकड़े देने चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर आपको भी आंकड़े देने चाहिए कितने घुसपैठिए राज्यों में निकल कर सामने आए। कोई स्पष्ट आंकड़े निकल कर जो है सामने नहीं आए। क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की असुरक्षा की भावना क्रिएट की जा रही है? जबकि अब तो ये भी निकल कर सामने आ गया है कि ये बोला जा रहा है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है, जो बात तेजिन जैन जी कह रहे थे। देखिए, अभी झा साहब ने आपको एक लाइन ऐसी बोली है जो बिल्कुल धरातल पर सटीक बैठती है, आज के समय को देखते हुए बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि पुराने पत्रकार हैं
वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, तो बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं। उन्होंने एक लाइन में पूरी बात कह दी कि हम, अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है, कोई डाटा है कि हाँ हमने ये जेन्युइन आदमी का नाम काटा है, बेवजह काटा है, तो आप उसको पेश करिए। अगर नहीं है तो बेवजह ये चीख चिल्लाहट अनिल करना, पाठक जी, ड्रामा आपको क्रिएट करना। याद होगा कि उत्तराखंड में एक भयावह बाढ़ की स्थिति बनी थी और कितने ही हजारों घर बह गए थे, उसमें लोगों का सामान, दस्तावेज सब कुछ बर्बाद हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था। ऐसे कितने ही हाँ, हजारों मैं आपको परिवार बता रही होंगे हूँ, मैं आ रही जिनके हूँ पास उस पे, ऐसे अभिषेक जी, उनके लिए क्या व्यवस्था है? अभिषेक जी, आज आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, ITR आप भर सकते हैं पैन कार्ड के नंबर से। आजकल सब डिजिटाइजेशन का जमाना है, सब लोग अपने मोबाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड भी देंगे ना तो आपकी पूरी डिटेल दे दी जाएगी। अगर इतना इजी नहीं होता ना तो एक OTP मांगने से लोगों के बैंक से पैसे खाली नहीं हो जाते। अनिल ये पाठक जी, आप डिजिटाइजेशन शायद एक चीज बोल रहे हैं कि अगर कोई नया वोटर है या फिर मौजूदा समय का वोटर है 2003 का, उसे अपने आप को सत्यापित करने के लिए 2003 से पहले वोटर के दस्तावेज देने होंगे। अभिषेक जी, मेरी बात को आप समझ नहीं रहे हैं, या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। 13 जुलाई से 17 अगस्त तक के बीच में यही कहा गया है कि जिस जेन्युइन व्यक्ति का नाम कटा है वो यहीं पे वोटर थे, किसी वजह से नाम नहीं आया है, उसके लिए 1 से 1.5 महीने का कैंप लगाया जा रहा है और हर जगह, हर बूथ, हर मंडल पे कैंप लगाया जा रहा है। ये अभी कह रहे हैं कि आप एक बात बताइए ना, BLA2 कौन होता है? BLA2 वो होता है जो भी किसी भी पार्टी का संगठन होता है, वो भी घर घर जाके, क्योंकि हमको किस रूप में देखा जाता है? जनप्रतिनिधि के रूप में। लेकिन कांग्रेस क्या करती है, अभी मैं परसों ही सुन रही थी हरक सिंह रावत का बयान कि वो ये कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता में रहना जानती है लेकिन परिश्रम करना नहीं जानती। अभी भी मेरे फोन में वो डॉक्यूमेंट्स है, वो वीडियो है उनकी, कि वो स्ट्रगल करना नहीं जानती। ये लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, मतलब अगर विधायक का टिकट कैंट ठीक है, विधानसभा माफी चाहूंगा, मैं यहीं पे रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि SIR की प्रक्रिया ठीक तरीके से पूरी हो और जो वाजिब वोटर्स हैं उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़े जाए और कोई भी जो भी व्यक्ति है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे नाज़रीन TV। नमस्कार।